नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग दो कारणों से है। एक तो ये कि ये एक राजनीतिक कहानी है, यानी कि पॉलिटिकल स्टोरी है हमारे आज के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के ऊपर। और दूसरी बात ये कि इस कहानी के अंत में आपको भविष्य के दर्शन भी हो जाएंगे। तो फिर बिना किसी विलंब के आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी इस कहानी की। हमारी जो आज की एक कहानी है ये एक ही मुख्य पात्र के इर्द गिर्द घूमती है। ये पात्र, ये नाम इतना बड़ा है कि इसने 75 वर्षों के भारतीय राजनीतिक इतिहास को बदल करके रख दिया है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इस कारण से है क्योंकि अभी तक जो देखा गया था कि जो लोकसभा के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, वो राष्ट्रीय लेवल के होते हैं, और जो विधानसभा विधान परिषद के मुद्दे होते हैं ये बहुत ही अलग होते हैं। विधानसभा में मुद्दे लोकल होते हैं और उनसे भी हाइपर लोकल मुद्दे जो होते हैं वो विधान परिषद में उठते हैं। वोटिंग भी इन्हीं फैक्टर्स पे करी जाती है। यहां पर भी नेताओं को चेहरों पर वोटिंग होती है, परंतु ये चेहरे अलग अलग होते हैं। लोकसभा के चेहरे अलग होंगे, विधानसभा के चेहरे अलग होंगे, और वहीं पर विधान परिषद के भी चेहरे अलग ही होंगे। परंतु अभी यानी कि जो गुजरात इलेक्शंस हुए, दिल्ली इलेक्शंस हुए और हिमाचल के इलेक्शंस हुए, उनमें जो वोटिंग हुई वो एक ही फैक्टर के कारण हुई। बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं, वो कितना भी पुराना विपक्ष हो या फिर कितना भी नया विपक्ष हो, वो अभी तक जिस भी तरह की बातें करते रहे हों, वो जिन भी वादों को करते रहे हों, इन सभी के मुंह पे केवल एक ही नाम था जिसके कारण वोटिंग या तो उन्हें मिली या फिर नहीं मिली। और वो नाम आप सभी ने अभी तक गेस कर लिया होगा, नरेंद्र मोदी का है। हमारी आज की कहानी का यदि मैंने मुख्य पात्र नरेंद्र मोदी को बनाया है तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी कहानी के हीरो हैं। अब ये हीरो क्यों है इसी बारे में मैं बात अभी ही थोड़ी देर में करूंगा, पर यहां पर एक और बात आप मुझे बताइए कि यदि नरेंद्र मोदी हीरो हैं तो फिर इस कहानी के, भारत की राजनीति की कहानी के विलन कौन है? विलन का नाम ध्यान में आते ही आपके दिमाग में दो नाम अवश्य आएंगे। एक तो राहुल गांधी का और दूसरा अरविंद केजरीवाल का। परंतु रियल विलन कौन है, इसके बारे में मैं बात आपसे तब करूंगा जब मैं आपको यह बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी हीरो क्यों है। अब यहां पर आप ये कहेंगे कि ये तो चाटुकारिता हो गई, अब तो मैं नरेंद्र मोदी का गुणगान करने लग गया हूं, पर बात ऐसी है नहीं। ये जो नाम है ये केवल हमारी ही कहानी का मुख्य पात्र नहीं है, ये पूरे भारत की राजनीति का मुख्य पात्र है। आप इस नाम को पसंद करें या फिर ना पसंद करें, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो मणिपुर हो, वो गोवा हो, वो दिल्ली हो, वो कर्नाटक हो, हर तरफ इस ही नाम के ऊपर वोटिंग पड़ती है। जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली के इलेक्शंस में, अरविंद केजरीवाल भले ही एमसीडी के इलेक्शंस जीत गए हों, पर जो ये जीत का अंतर ये इतना बड़ा नहीं है जितना उन्होंने खुद ने एक्सपेक्ट किया था, या फिर जितने भी एग्जिट पोल है उनमें दिखाया जा रहा था। 136 और 104 का अंतर वैसे तो बड़ा है, पर यदि हम इसका वोट शेयर देखेंगे तो ये अंतर उतना बड़ा नहीं है। यानी कि लोगों ने दिल खोलकर बीजेपी को भी वोट दिया। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि जो दिल्ली के अंदर एमसीडी की हालत थी वो इतने सारे वोटों के हकदार कहीं से भी नहीं थी। यानी कि दिल्ली के अंदर जो राजनीति हो रही है बीजेपी के अंदर ही, वो एक बहुत बड़ा कारण थी इसके डूबने का। दूसरा यह था कि इतने सालों से, 15 सालों से जो इनकम्बेंसी फैक्टर था वो इनके अगेंस्ट था। अब इनकम्बेंसी जो होती है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यानी कि एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर नहीं बनता है कि जिसके कारण लोग किसी और पार्टी को चुने। ऐसा हम उड़ीसा में देख सकते हैं, सालों तक बंगाल में ऐसा रहा है, गुजरात में भी 27 सालों से तो बीजेपी ही थी। परंतु बात अभी आती है कि ये एंटी इनकम्बेंसी जो है ये इस कारण से आती है कि जो राजनेता हैं वो जनता के साथ में जनता के हित की बातें नहीं कर पाते हैं। और यही बात दिल्ली के अंदर देखी गई। यानी कि एक तरफ जो बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स थी जिसके कारण खींचतान चल रही थी वो एक मुद्दा थी, वो एक कारण थी, और दूसरा जो उन्होंने कार्य ही नहीं करा, भ्रष्टाचार पूरे एमसीडी में जो बरपा रहा, इन दोनों के कारण जनता परेशान थी।
पक चुकी थी वो दिल्ली बीजेपी से। परंतु फिर भी जो इतने सारे वोट पड़े, जिसके कारण आम आदमी और बीजेपी का वोट शेयर लगभग सिमिलर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये इसी कारण से है क्योंकि जितने भी बड़े बड़े नेता आए एमसीडी इलेक्शंस में, कई बड़े बड़े सीएम आए, बीजेपी के नेशनल लेवल के कई सारे लोग आए, इन सभी ने सेंट्रल स्कीम्स की बात करी, नरेंद्र मोदी के उन 5 प्रण की बात करी, उनके कटिबद्धता की बात करी, उनकी प्रतिबद्धता की बात करी, जो कि जनता के हित के लिए है। अदरवाइज आप खुद ही बताइए, हिमंत बिस्व शर्मा को दिल्ली के एमसीडी के इश्यूज के बारे में कितना पता होगा। जितने भी बड़े बड़े नेता आए बीजेपी के, उन सभी ने नरेंद्र मोदी की नेशनल स्कीम्स के बारे में बात करी। और जो जनता है, दिल्ली की जो जनता है, वो भी जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। वो ये बात समझ चुके हैं कि जो ये कट्टर ईमानदार बोलते हैं अपने आप को, ये कितने भ्रष्ट हैं या फिर नहीं हैं। ये सारी बातें जनता को पता है। परंतु बीजेपी, जो दिल्ली की बीजेपी है, उसने कहीं से भी एक स्ट्रांग विपक्ष बनकर के अपनी भूमिका नहीं निभाई, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ रहा है। परंतु फिर भी जो वोट शेयर है वो उतना बड़ा अंतर नहीं है उसमें। और यही बात आप देखेंगे हिमाचल के अंदर। अब हम हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल के अंदर जो वोट मिले हैं वो तो 1% से भी कम का उसमें अंतर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो जनता है, जनता ने बीजेपी के हिमाचल की इंटरनल पॉलिटिक्स को साइड रख करके जो उनके नेशनल छवि जो है उसको वोट दिया है। अदरवाइज जो बातें एमसीडी, दिल्ली एमसीडी में देखी गई, वही बातें हिमाचल में भी हैं। हिमाचल में भी जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के ही प्रेसिडेंट हैं, उनके और अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन दोनों के बीच जो एक गुट बने हुए हैं और इनके बीच में जो खींचतान चली है, उसका खामियाजा हिमाचल बीजेपी को उठाना पड़ा। काम हुए नहीं थे। जब इतनी सारे इश्यूज थे तो फिर वोट शेयर, और वो भी उस राज्य का जो कि समझा जाता है कि हर 5 साल में सरकार बदलता है और जो भी सरकार में आता है वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत करके आता है, पर फिर भी इस बारी हिमाचल के इलेक्शंस में वोट शेयर लगभग बराबर के रहे। और इसीलिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हारते हारते जीत गए। और जो ये हारते हारते इनकी जीत हुई है, यानी कि एकदम गिरते पड़ते जो उनकी जीत हुई है, उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो केवल एक ही नाम को जाता है, वो है नरेंद्र मोदी। ये बात आप कह सकते हैं कि यदि इतना बड़ा नाम होता तो फिर हिमाचल में भी जीत जाते, एमसीडी में भी जीत जाते, परंतु बात यही आती है कि बीजेपी ने जो अपना चुनावी जो लड़ाई लड़ी वो इसी एक नाम के ऊपर लड़ी थी, और इसी कारण जनता ने आकर के वोट डाले हैं। और ये वोटों का जो प्रतिशत है, वोट शेयर, ये इस ही कारण इतना कम है। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और इसी कारण हमारी आज की कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, वही हीरो हैं। गुजरात का तो हाल सभी को पता है। गुजरात में तो 27 सालों की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, परंतु फिर भी ये 156 जो जीत कर आए हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि दिल्ली एमसीडी ने नरेंद्र मोदी की स्कीम्स का सहारा लिया, हिमाचल ने नरेंद्र मोदी के नाम का सहारा लिया, परंतु गुजरात में नरेंद्र मोदी स्वयं जाकर के सभाएं करी उन्होंने, और रैलियां करी, बड़ी बड़ी रैलियां करी, जिसके कारण उनका कनेक्ट जो जनता के साथ था वो और अधिक मजबूत होकर के आया है। अब नरेंद्र मोदी हीरो क्यों है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सभी आपको पता था। कल आपने बहुत ही तल्लीनता के साथ में न्यूज चैनल्स देखे, उसके बाद के आपने एनालिसिस भी देखे, परंतु यहां पर एक बात बहुत जरूरी है समझना कि यदि नरेंद्र मोदी हीरो हैं तो फिर विलन भी होगा कोई ना कोई। विलन अभी तक यदि आपने समझा है कि राहुल गांधी है या फिर अरविंद केजरीवाल है, तो फिर
आप गलत हैं। आप उतने ही गलत हैं जितने कि सारे के सारे एग्जिट पोल थे। जी हां, क्योंकि भारत की राजनीति के जो विलन हैं वो आप हैं, मैं हूं, पूरे देश की जनता है। अब यह बात आपको लगेगा कि क्या बोलते रहते हो कुछ भी, ये कोई बात होती है क्या? हम विलन कैसे हो सकते हैं, जनता विलन कैसे हो सकती है? आइए इस बात को थोड़ा सा हम और अधिक गहराई में समझते हैं, और इसके लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। भारत के पिछले 100 वर्षों के इतिहास में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आया है वो है मोहनदास करमचंद गांधी का, यानी कि महात्मा गांधी। इनका नाम केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। अब यह बात अलग है कि अब हमें यह समझ में आ रहा है कि शायद इनका व्यक्तित्व ये स्वयं इतने बड़े नहीं थे, बल्कि ये महात्मा के टैग से बहुत ही उलट छवि और व्यक्तित्व रखते थे। ये बात अलग है, परंतु अपने समय में महात्मा गांधी के जितना बड़ा नेता और कोई नहीं था। इनकी जनसभाओं में हजारों लाखों लोग यूं ही जुट जाते थे। इनकी एक एक बात को लोग अक्षरशः सत्य मानते थे। और फिर क्या हुआ? महात्मा गांधी के ही व्यक्तित्व से कुछ सीखने के उलट, उनकी सीखों से कुछ समझने के उलट, कांग्रेस के ही लोगों ने जिस तरह से देश को चलाया, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, दंगे करे, उसी समझ में आता है कि महात्मा गांधी को केवल एक नाम की तरह रखा गया। इनके नाम को लेकर के एक परिवार ने अपना स्वयं का भी सरनेम बदल दिया। फिर भी वो दंगे करते रहे, गांधी को फिर भी आगे रखते रहे और आगे होकर के दंगे करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे। यानी कि गांधी जो हैं वो इनके लिए गर्व का विषय बन गए कि हम गांधी हैं। या फिर जो लोग राजनीति में थे वो स्वयं को गांधीवादी बोलते थे और गांधीवादी बोल करके भ्रष्टाचार करते थे। यानी गांधी जो है वो केवल प्राइड का विषय है, सीखने का विषय नहीं है। इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति जिनका व्यक्तित्व आसमान छूता है। कोई और व्यक्ति उनके बाद उतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचा है, परंतु फिर भी यदि हम बात करें पूरे भारत को छोड़ करके केवल महाराष्ट्र की भी, तो क्या मराठी जितने भी लोग हैं क्या वो ये कह सकते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी के जीवन से सीख करके अपने जीवन में कई सारी बातों को अमल में लेकर के आए हैं? क्या जितने भी राजनीतिज्ञ हैं महाराष्ट्र के ही, क्या वो ये कह सकते हैं कि हम शिवाजी के उनके जो आदर्श थे हम उन पर चल रहे हैं? पर फिर भी हर मराठी जय शिवाजी कहता है। शिवाजी का अपमान उनके लिए जीवन मरण का विषय बन जाता है, परंतु सीख फिर भी कोई लेकर के आगे नहीं बढ़ता है। इसका सिंपल सा जो समझ में बात आती है वो ये कि छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल गर्व का विषय बना लिया गया है आज, उनसे कुछ सीखने की बजाय। हम यदि और पीछे जाएं तो भगवान श्री राम के साथ में भी यही किया गया है। जितने लोग आज जय श्री राम के जोर से नारे लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनमें भक्ति नहीं है, पर यह भक्ति गर्व का विषय बन गई है, बजाय इसके कि आप राम से कुछ सीखें, प्रभु श्री राम के जीवन से कुछ सीख करके अपने जीवन को बदले। ऐसी सोच ना ही किसी राजनेता की है और ना ही जनता की है, क्योंकि हम सभी ने भगवान श्री राम को, गुरु गोविंद सिंह को, भगत सिंह को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, वीर छत्रसाल को, बिरसा मुंडा को, बाबा अंबेडकर को, इन सभी को हमने गर्व का विषय बना लिया है, बजाय इसके कि हम इनके व्यक्तित्व से कुछ सीखें। और ऐसा ही कुछ हम करेंगे नरेंद्र मोदी के साथ भी। यही भविष्य का दर्शन है आप सभी के लिए। मेरी बातचीत मीडिया के लोगों से होती रहती है, राजनीतिक विशेषज्ञों से भी होती रहती है। इन सभी का यह कहना है कि जिस तरह से आज भारत के अंदर मोदी वेव चल रही है, 2024 के अंदर कोई बड़ी बात नहीं होगी कि 303 का जो आंकड़ा है उसके कहीं ऊपर बीजेपी को बहुमत मिलेगी।
यानी कि बीजेपी फिर से 2024 में जीत करके आएगी, 303 के आंकड़े को पार कर जाएगी और ये सब नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। बात बहुत अच्छी है, परंतु यहीं पर जो होगा वो ये कि 2024 के बाद नरेंद्र मोदी को इमॉर्टलाइज कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को उनके व्यक्तित्व से अलग करके एक व्यक्ति की तरह देखा जाएगा। नरेंद्र मोदी का नाम बीजेपी हर इलेक्शन में लेगी, अपनी हर जनसभाओं में लेगी, हर बड़ा नेता केवल नरेंद्र मोदी का ही गुणगान करेगा बजाय उनके गुणों को अपने जीवन में लाने के। यही काम सभी भक्त करेंगे, यही काम सभी अंधभक्त भी करेंगे। और इसी कारण यह बात को समझना बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज की राजनीति के सबसे बड़े हीरो हैं। वो आज की राजनीति के अंदर एक आदर्श की तरह हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनता के लिए केवल एक व्यक्ति ही नहीं है, ये एक नाम है, ये एक व्यक्तित्व है। इस व्यक्तित्व से हमें सीखना चाहिए। इस व्यक्तित्व की जितनी अच्छी बातें हैं उसे हमें अपने जीवन में लेकर के आना चाहिए। इनके नाम को लेकर के ही हम केवल एक गर्व की अनुभूति करें, ये आपको डुबोएगा। उसी तरह जिस तरह आजादी के बाद गांधी और नेहरू के नाम को हर तरफ हम लोग जो लेकर गए, अपने शिक्षा के अंदर लेकर के आए, स्वास्थ्य के अंदर लेकर के आए, डेवलपमेंट में लेकर के आए, इसके कारण जो भारत का हाल हुआ, यही हाल भारत का 2024 के बाद नहीं होना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि ये बात नरेंद्र मोदी को भी बताई जाए तो वो भी मेरी इस बात से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। इसी से जुड़ी मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा। पिछले कुछ वर्षों में मैंने ऑब्जर्व किया है, आपने भी किया होगा, कि भारत में एक नए प्रकार के रिफॉर्मिस्ट्स उभरे हैं। इनके तरीके बिल्कुल मॉडर्न हैं, इनकी बातें बिल्कुल लॉजिकल हैं। ये इतिहास को लेकर के, राजनीति को लेकर के, धर्म को लेकर के अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, वो यूट्यूब हो, सोशल मीडिया के और बाकी प्लेटफॉर्म्स हो, किताबें हो, इनके जरिए ये भारत के समाज को, हिंदू समाज को जागृत कर रहे हैं। इनमें से कुछ नाम लेना आवश्यक है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, संजय दीक्षित जो कि द जयपुर डायलॉग्स के फाउंडर हैं, अजीत भारती जो कि डू पॉलिटिक्स के साथ में भी जुड़े हैं, नीरज अत्री, ये कुछ इस प्रकार के लोग हैं। इनमें राजीव मल्होत्रा भी आते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कि इस बात की समझ रखते हैं कि जो काम भारत में हुआ है आजादी के बाद गांधी और नेहरू के नाम के साथ, इनके कारण ऐसा ही कुछ भारत में भी हो सकता है नरेंद्र मोदी के नाम के साथ। और इसी कारण ये समय समय पर यदि नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं तो ये जिन जगहों पर कमी हुई है उन बातों की आलोचना भी करते हैं, ताकि भारत के अंदर, भारत के समाज में इस बात की जागृति आए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एक नाम भारत से बड़ा नहीं है। वो महात्मा गांधी हो या फिर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मुझे अवश्य ही बताइएगा। और आप सभी से श्री सहयोग की भी मुझे अपेक्षा रहती है। यदि आप श्री सहयोग देना चाहते हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। यही डिटेल्स आपको कमेंट सेक्शन में भी पिन करी गई हैं। इसी के साथ अब मैं जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद। A DC Story